हमने देखा वर्ष भर पहले जो वीडियो आए थे कि हिल टॉप से ऊपर से घेर करके लॉन्ग रेंज राइफल्स होते हैं और ऑटोमेटिक वेपन्स होते हैं, उससे फायरिंग हो रही थी। अब जब हम चर्चा करते हैं कि यार ये तो हिली टेरेन है, ये तो कुकी ट्राइबल्स हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं, तो इनके पास ये वेपन्स कहाँ से आए? ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने जो है आयरन और माइनिंग की होगी और उसके बाद फिर 3D प्रिंटिंग करके बना लिया। समबडी इज प्रोवाइडिंग देम विथ वेपन्स, और ये एक तो ट्रेस भी नहीं हो पा रहा है इसमें। मतलब अगर फंडिंग की बात करें तो लॉट ऑफ इलीगल मनी सीम्स टू बी इन्वॉल्व इन इट। अब अमित शाह ने भी इस पे एक स्टेटमेंट दिया है कि मणिपुर क्राइसिस का बहुत बड़ा कारण जो है वो म्यांमार से लेकर के है। फिर हमने देखा कि जो ड्रोन से ग्रेनेड गिराए गए या बम वम फेंका गया, जो भी है, रॉकेट वॉकेट चला, उसमें अब ड्रोन के बारे में कुछ हमारे तरफ के एक्सपर्ट जो बोल रहे ये तो इंडियन आर्मी यूज करती है, उनका ड्रोन जो है लूट लिया इन लोगों ने, उसके बाद ये सारा कुछ चल रहा है। थोड़ा सा बताइए कि वेपन्स कहाँ से आ रहे हैं, उसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है? म्यांमार में जब से हुंटा टुक ओवर, एक डेमोक्रेटिक अलायंस हैज कम टुगेदर कॉल्ड NUG, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट इन एग्जाइल। हाँ, इन एग्जाइल। अब एग्जाइल कहाँ मिला है? 1 किलोमीटर दूर व्हाइट हाउस के। अच्छा। वहाँ छोटा सा ऑफिस है इनका। मतलब आई एम ऑल फॉर डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक फोर्सेस, मगर इसमें मैं थोड़ा हेजिटेंट हूँ, बिकॉज जो आपकी डेमोक्रेसी नहीं ला पाई वो हाउ डू यू थिंक यू विल बी एबल टू ब्रिंग बैक? क्योंकि ये जो जितने हमारे जो NUG के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सब आपके मिलिशिया ग्रुप्स हैं। सो उसमें चिन नेशनल आर्मी, अराकान, MNDA, कायन, वहाँ बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं म्यांमार में। ये सब NUG को बैक करते हैं अगेंस्ट द हुंटा। नाउ इसमें क्या हो चुका है कि सब लोग थोड़ा इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, दे आर ऑल वेपनाइज्ड। एक चीज़ हमें याद रखना चाहिए कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ आर मोर मिलिटरीली ओरिएंटेड, क्योंकि दे आर वॉरियर्स मोर देन अदर कम्युनिटीज़। एंड वेपनाइजेशन इन रीजन्स में इसलिए हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि देव ऑलवेज बिन इन क्लैश विथ अ रूलिंग डिस्पेंसेशन। अगेन ये सब ग्रुप्स वेपनाइज्ड हैं। इनको US ने अभी इनका बर्मा 2020 एक्ट था, उसमें $500 मिलियन सैंक्शन किए हैं। ये पैसे कहाँ ही जा रहे हैं इज एनीबडीज गैस। मतलब म्यांमार NUG के लिए सैंक्शन किए हैं, तो NUG क्या करेगा? थोड़े पैसे आई एम अज्यूमिंग ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए देगा या किसी और चीज़ के लिए देगा, मगर ऑन ग्राउंड देगा। दोज एरियाज आर कंट्रोल्ड बाय द इंसर्जेंट्स। मगर म्यांमार को समझने में 2-3 लेवल्स पे हमें समझना पड़ेगा। एक है द मिलिशिया विच सराउंड्स द हुंटा। हुंटा बीच में है एंड मिलिशियाज आर सराउंडिंग देम। ये मिलिशियाज control the land that they are on, and this land is very rich in terms of not minerals. ये जो क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स है, ये नया गेम है यहाँ। हाँ, क्योंकि ये ही क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स से वेस्ट का जो एम्बिशन है ग्रीन ट्रांजिशन का, वो इससे ही पूरा होएगा। नंबर 2, ड्रग्स। जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान आई है, तब से तालिबान ने फॉर वेस्टर्न एक्सेप्टेंस पॉपी कल्टिवेशन को बंद कर दिया, बैन कर दिया है। 90% ऑफ अफगानिस्तान पॉपी कल्टिवेशन हैज शिफ्टेड टू म्यांमार। हाँ, सो दुनिया का 90% ऑफ द पॉपी कल्टिवेशन इज़ इन म्यांमार नाउ। और इनने अब, क्योंकि मिलिशियाज कॉन्फ्लिक्ट जब चलता है तब मिलिशिया पैसा बनाती, कल्टिवेशन हैज़ इंक्रीज बाय 4 times क्योंकि मैकेनाइज कर दिया है, और क्वालिटी हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड। तो हाँ, सेकेंड प्रॉब्लम, जैसे आपने करेक्टली कहा, क्रिटिकल अर्थ मिनरल। हाँ, ये सब इलीगल माइनिंग होता है, ज़्यादातर नॉर्दर्न एरिया में होता है जो चाइना से मिल रहा है। क्योंकि इलीगल माइनिंग है वहाँ, जो नॉर्दर्न एरिया है म्यांमार का, वहाँ से माइग्रेशन बहुत हुई है, क्योंकि ये लीचिंग प्रोसेस होता है माइनिंग में। उसमें आपका पानी कंटामिनेटेड हो जाता है, आपकी ज़मीन कंटामिनेटेड हो जाती है, टू द एक्सटेंड कि जो एक एरिया जो सैटेलाइट से पता चला है जो इलीगली माइन हुआ है, दैट इज़ द साइज़ ऑफ सिंगापुर। हाँ, इलीगल, ये एक ही माइन है। हाँ, इलीगल। उसमें पानी पीने की बात तो दूर, आप उसमें हाथ नहीं डाल सकते हो, इट विल बर्न यू
एलर्जीज आएंगे. द अदर प्रॉब्लम इज़ दैट लैंड को आप टिल नहीं कर सकते हो एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स. हाँ, तो लोग क्या होता है फिर माइग्रेट होते हैं, तो अबैंडन बिकॉज वहाँ कुछ करने का नहीं है, तो दे माइग्रेट. और जितने बेचारे वहाँ काम कर रहे हैं यूजुअली इन अ वेरी स्लेव लेवल पे काम कर रहे हैं. नंबर 3, गैम्बलिंग चाइना में बैंड है, मगर चाइनीज़ आर बिग गैम्बलर्स, तो दे कम अक्रॉस टू गैम्बल देयर. ये प्रॉब्लमेटिक हो रहा था चाइना के लिए. हाँ. नंबर 2, गैम्बलिंग के अलावा साइबर क्राइम जो यूनिट्स हैं, ये बेसिकली ये जो आपके साइबर स्कैम्स होते हैं ना, वो बनाते हैं. अब ये लोग चीप लेबर लाते हैं, तो चीप लेबर इनको चाइना से लाना आसान होता है बिकॉज इट्स जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर. तो साइबर स्लेवरी करके एक टर्म खड़ा हुआ है, क्योंकि ये लोग एक बार ही आ जाते हैं, इनका पासपोर्ट ले लेते हैं और इनको बैठ के बस साइबर स्कैम्स बनवाते रहते हैं एंड दे कीप पुटिंग दैट आउट. अब क्योंकि मोस्टली चाइनीज़ लोग हैं, तो जो पहले टेस्टिंग साइबर स्कैम्स होते हैं वो चाइनीज़ में होते हैं, और चाइना में ये लोग चाइना में ये लोग टेस्ट करते हैं. नाउ व्हाट वाज हैपनिंग इज़, इसमें बहुत द चाइनीज़ गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा था, क्योंकि लोग काम के लिए जा रहे थे, दे वर डिसअपियरिंग, फैमिलीज आर नॉट एबल टू गेट इन टच विद देम. गैम्बलिंग, लोग पैसा अपना पूरा घर का पैसा जाके वहाँ उड़ा रहे थे. हम जितने लोग गए हैं वापस नहीं ला पा रहे थे. तो ये एक तौर का सोशल प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर बन रहा था सीपीसी के ऊपर. तो इनने हुंटा से कहा, इन हुंटा जितने भी वेस्टेड इंटरेस्ट है, चाहे आपकी मिलिशिया हो, आपकी हुंटा हो, सबके पास एक अमाउंट ऑफ पैसा जाता है टू कीप दिस रनिंग, क्योंकि इट्स कम्प्लीटली इलीगल. तो उन्होंने कहा भाई आप क्रैक डाउन करो. हुंटा ने नहीं किया. तो चाइना ने got 2 or 3 militias together, MNDA, Tang National Army and Arakan, and इनने अटैक किया साइबर क्राइम यूनिट्स पे, which also meant an offensive against the junta. जब ये चालू हुआ, इसको ऑपरेशन 1027 कहा जाता है, लास्ट ईयर अक्टूबर में हुआ था, तो दूसरे मिलिशियाज भी ज्वाइन कर गए. एवरीबडी ज्वाइंड इनटू द सेकंड ऑपरेशन which was 1107 एंड इट वॉज अ जॉइंट ऑपरेशन. ये हमने पहले कभी देखा नहीं है म्यांमार में कि अलग अलग मिलिशियाज जो अलग अलग एथनिसिटीज़ के हैं, रिलीजन्स के हैं, दे कम टुगेदर एंड अटैक द हुंटा, एंड दिस बिकेम वेरी प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि इसका मतलब वेपन्स इंक्रीज़ हुए, हाँ, पैसा इंक्रीज़ हुआ, वायलेंस इंक्रीज़ हुआ, लोग डिस्प्लेस हुए. इस सब का इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? इंडिया पे ही पड़ेगा. मेटाफेटामीन बिजनेस जो केमिकल बिजनेस है, याबा पिल्स, आपने इसका नाम सुना होगा, ये पार्टी ड्रग बोला जाता है. बांग्लादेश में इतना जा रहा था दैट दे मेड इट अ डेथ पेनल्टी क्राइम. अच्छा. हाँ, और ये लोग यूज़ कर रहे थे रोहिंग्यास को ट्रैफिक करने के लिए. हाँ, याबा पिल्स 6 बिलियन याबा पिल्स इज एस्टिमेटेड साल भर में ये लोग बनाते हैं. उसका कॉस्ट है $1 to $5. तो मतलब इमेजिन द अमाउंट ऑफ मनी, 20-30 बिलियन डॉलर, $40 billion इज एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ सिंथेटिक ड्रग्स. तो ये सब इम्पैक्ट इसका डायरेक्टली नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पे पड़ता है, क्योंकि सबसे बड़ा बॉर्डर है, पोरस बॉर्डर है, प्लस कज़न ट्राइब्स हैं इस साइड ऑफ द बॉर्डर. सो कुकीज़ भी, जैसे आपने सही कहा कि एक अम्ब्रेला आइडेंटिटी तो नहीं है, उसमें मल्टीपल आइडेंटिटीज़ हैं, मगर लूजली उनके कज़न ट्राइब्स आर ऑन द अदर साइड, जिनके अपने ग्रुप्स हैं, चिन नेशनल आर्मी, चिन नेशनल फोर्स. ये लोग ड्रोन्स बनाते हैं, और ये ड्रोन्स क्योंकि दे हैव बिन मिलिशियाज या तो एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस, वेस्ट लाइक्स टू कॉल देम एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस, मगर आप उन्हें मिलिशियाज बोलो, कुछ भी बोलो, वो काफ़ी टाइम से ऐसा लाइफ लीड कर रहे हैं वेयर दे नीड दिस काइंड ऑफ वेपन्स, वेयर दे नीड ऑफेंसिव टैक्टिक्स, दैट ये लोग काफ़ी इवॉल्व हो गए हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग में. सो ये जो हम ड्रोन्स देखते हैं ज़्यादातर ये ख़रीदे हुए नहीं हैं, ये आपको यू विल गेट द पार्ट्स ऑनलाइन और ये असेंबल करते हैं. हाँ, बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली कहते हैं दैट दीज आर इंडियन आर्मी ड्रोन्स. दे आर नॉट, दे आर सिमिलर इन कन्फिगरेशन. इंडियन आर्मी ड्रोन्स के ऊपर हाथ इतना ईजली यू कैन नॉट गेट देम, एंड they are highly protected, they are highly advanced. मगर unfortunately आजकल इंटरनेट पे you can learn how to make
एनीथिंग, चाहे बॉम्ब्स हो कुछ भी, और लोकल मटेरियल से भी बन सकता है। पहले तो रूडिमेंट्री चीज़ें यूज़ होती थी, पाइप्स से ये लोग रॉकेट लॉन्चर्स बना रहे थे, देयर वर ऑल सॉर्ट्स ऑफ अदर थिंग्स, मगर अब ऑब्वियसली एडवांस्ड हो गया है। सो अगर आपने देखा होगा जो यूनिफाइड कमांड के हेड हैं कुलदीप सिंह, उन्हें कल परसों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, उसमें उन्होंने बताया है कि आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ वेपन्स दैट हैव बीन रिकवर्ड, आई थिंक 1600 या कुछ तो बाहर के हैं, दे आर नॉट द वंस दैट वर लूटेड। तो इट्स क्वाइट क्लियर कि वेपन्स कहीं और से आ रहे हैं। वो कहाँ से आ रहे हैं? वो म्यांमार से आ रहे हैं। अगर आप कहोगे कि चाइना ने दिए हैं, नहीं, चाइना ऐसे आके नहीं दे रहा है, आपको खरीदने पड़ते हैं, कोई आपको आके ऐसे वेपन्स नहीं देगा। सेकेंड हैंड मार्केट, सबसे बड़ी सेकेंड हैंड मार्केट जस्ट अक्रॉस मणिपुर है वेपन्स की, सब जानते हैं ये। तो जब से ये लोग हुंटा के अगेंस्ट ऑफेंसिव कर रहे हैं, हुंटा की जितनी आमरी है ये भी इनके पास आ रही है, और इसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर ऐसे पड़ रहा है कि इंसर्जेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी इंसर्जेंट्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको लगता है, उनको बुलाया जा रहा है, लेट्स बी क्लियर कि देखो हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, एंड वी आर ऑफ द सेम एथनिसिटी, वी आर ऑफ द सेम ट्राइब और कॉमन ट्राइब, तो उनके डिफेंस में आ रहे हैं। नंबर 2, एक तो एथनिसिटी, ट्राइबल अफिनिटी हो गया, रिलीजन, इस साइड भी यू हैव अ क्रिश्चियन पॉपुलेशन, दैट साइड ऑल्सो यू हैव अ क्रिश्चियन पॉपुलेशन। सो आपका चिन एरिया जो है ये कम्प्लीटली कन्वर्टेड है। मिशनरीज़ ने वहाँ जितना काम किया है कम ही जगहों में किया है, क्योंकि डिफ़िकल्ट टेरेन था। तो दैट रिलीजन ऑल्सो फॉर्म्स एन अम्ब्रेला, उसके ऊपर मनी, आप है ना, कॉन्फ्लिक्ट, ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स को नहीं सॉल्व कर सकते हो ओनली बाय मिलिट्री फोर्स, सिविलियंस हैव टू बी ऑन बोर्ड। वही मैं थोड़ा सा पूछना चाह रहा था कि हम सबको लगता है कि यार आर्मी फिर किस दिन के लिए है, असम राइफल्स को भेज दो, हमारा जो है एयरफोर्स कुछ क्यों नहीं कर सकती। और जब भी मैं अपने दर्शकों से बात करता हूँ, जितना भी मेरे ज्ञान का सीमित दायरा है, तो मैं यही समझाता हूँ कि आवश्यक नहीं है कि चूँकि हर दिन कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा है, कोई बता नहीं रहा है, तो मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है। बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, और जितनी बातें आपने बताई समझाई, सोशल अलग लेयर होता है, पॉलिटिकल अलग है, फिर उनके ट्राइबल ग्रुप्स में इंट्रा जो है ग्रुप, उस तरह की भी सिचुएशंस होती हैं, और इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। इसीलिए मुझे भी लगता है कि यही एक कारण हो सकता है कि गवर्नमेंट उस तरह से ऑन द ऑफेंसिव नहीं है जिस तरह से जनता जो है उनसे एक्सपेक्ट कर रही है। एब्सोल्युटली। और पेजर ब्लास्ट भी हम लोग नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी भी नहीं आई है। हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं ना अभी, हु हैज़ जॉइन्ड द मिलिशिया, हु हैजंट, कौन इंसर्जेंट है, कौन एंटी नेशनल है, नहीं है। देखिए, त्रिपुरा में ऐसा एक केस स्टडी था जिसमें उस टाइम पे ना इंसर्जेंसी बहुत होती थी, और आपको जैसे पता है बांग्लादेश में इन सबके बेस होते थे, तो ट्रेनिंग इनकी ISI बांग्लादेश में करती थी, और क्रिश्चियन इंसर्जेंट्स थे NLFT करके, और ये लोग आते थे त्रिपुरा में। इवेंचुअली जो बॉर्डर में जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, दे गॉट फेड अप, एंड ये होते गया ओवर ईयर्स, पूरा त्रिपुरा एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ डिसरप्शन में रहता था। इवेंचुअली दे सेड वी हैड इट, आपको आना है, उड़ के आओ कि कैसे करके आओ, आप हमारे गाँव के थ्रू तो नहीं आ पाओगे। तो उनने उनके बच्चे किडनैप कर लिए थे, तो उनने कहा लेके जाओ, वील हैव मोर, मगर वी विल नॉट गिव यू राइट ऑफ वे, वी विल नॉट गिव यू शेल्टर। कोई भी इंसर्जेंट कहीं भी नहीं रह सकता है अनटिल अनलेस ऑन ग्राउंड कुछ सपोर्ट हो, या उसका कुछ सेफ हेवन हो, या आइडेंटिफाइड लोग हों जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, या उसको उसके आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स के साथ सपोर्ट करते हैं। तो त्रिपुरा में वन ऑफ द मेन रीजंस ऑफ ब्रेकिंग द बैक ऑफ इंसर्जेंसी वाज कि जो बॉर्डर में जो कम्युनिटीज़ थी, उनने अपने इंटरनली उनके भीतर से उनने कहा कि नो, नथिंग, यू, आपको मारना है हमें, आप हमें मार दो, मगर ये हम कंटिन्यू नहीं होने देंगे। दैट इज़ हाउ द सिक्योरिटी फोर्सेज वर असिस्टेड, एंड ऑब्वियसली द सिक्योरिटी फोर्सेज ऑल्सो डिड देयर जॉब। अब आप मणिपुर में आओ, नागा क्योंकि वॉर में वहाँ से नागा सब निकल गए, वो कभी वापस रीसेटल नहीं हुए। ये कॉन्फ्लिक्ट में जितने बची कुची कम्युनिटीज़ थी, काफ़ी कई हैं वहाँ जो अभी भी रह रहे हैं, पर मेजॉरिटी डिस्प्लेस हो चुकी हैं या डर के मारे भाग चुकी हैं।
मेरा जो सोचना है कि बॉर्डर एरियाज़ में मल्टी कल्चरल कम्युनिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है ताकि एक कम्युनिटी पे कोई एडवांटेज ना ले पाए। हमारे लिए दे बिकम आवर प्रोटेक्टर्स एंड इफ़ इट्स मल्टी कल्चरल आपको हर तरीके के एक आइडियोलॉजिकल बेस मिलेगा इंस्टेड ऑफ अ होमोजेनस आइडियोलॉजिकल बेस, जो अब हो चुका है, विच इज़ नॉट वेरी गुड। इसलिए रीसेटलमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इट इज़ द सेम केस एज जो कश्मीरी पंडित्स के साथ जम्मू कश्मीर में हुआ है, एक बार ही निकल गए। तो यहाँ भी इस कॉन्फ्लिक्ट में भी अभी हम उस पोजीशन में नहीं पहुँचे हैं जहाँ हम रीसेटल कर पाए, मगर जो पहले नागा कुकी वॉर हुआ था उसमें भी हम अभी तक किसी को नहीं रीसेटल कर पाए हैं। अच्छा, उस वक्त भी जो हुआ था वो वापस नहीं गए हैं। अच्छा। तो नागाज काफ़ी थे मोरे में, वो निकल गए और वो कभी वापस वहाँ सेटल नहीं हुए। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है जब कम्युनिटीज़ ऑन ग्राउंड नहीं समझती है दैट नेशन इज़ अबव कम्युनिटी, एथनिसिटी, रेस, रिलीजन, योर नेशन इज़ अबव दैट। इसलिए आप सुनेंगे लोग कहते हुए मणिपुर में कि वी विल नेवर चेंज, वी विल नेवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन आवर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ मणिपुर मगर द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया।